नमस्कार सभी मित्रों को। इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आरआरबी एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट दिया गया है उसमें जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे उनको मैंने पूरी व्याख्या के साथ बताया था। उससे रिलेटेड अदर जो जानकारी थी उसको भी मैंने वहाँ पर बताया था, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ 28 तारीख को 29 तारीख को होने वाली परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो मॉक टेस्ट हल करना बहुत ही जरूरी बन गया है सभी विद्यार्थियों के लिए। इसी प्रकार के और इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन से ही बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पर 28 और 29 तारीख में जो प्रश्न पूछे गए हैं तो सेम जो है मॉक टेस्ट की तरह ही जो है सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने मॉक टेस्ट अभी नहीं दिया है तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर एक बार मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और आज मैं जो है लेकर आया हूँ मैथ के गणित के जो है क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट से उठाए हैं, उसको मैं हल करके यहाँ पर बताऊंगा और बारी बारी से हल करेंगे हम टॉपिक एक एक करके। और पहले मैंने सरलीकरण से जो क्वेश्चन आए थे, जो सरल थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, उनको मैं बताकर इसके बाद एक एक क्वेश्चन बारी बारी से हल कराऊंगा। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, आपको प्रश्नों को हल करने का तरीका भी मिलेगा यहाँ पर, और जो है आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे कि मैंने कितना पढ़ा है, मैं कितना लगा सकता हूँ। तो अगर आप जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा और जो है जानकारी भी हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो आप उसको सीखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो एक बार मॉक टेस्ट भी दीजिए और यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बताने तो देखिए, एक बार पहले देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सरलीकरण का। पहला क्वेश्चन है 5 स्क्वायर धन 15 बटे 8 धन 3 गुणे 6 माइनस 2 ऑफ 3 का मान क्या होगा। ठीक, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑफ मतलब होता है गुणा। ध्यान से समझिए, यही तरीके से जो है क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं सरलीकरण के। ठीक, तो अब इसको हल कर लीजिए फटाफट। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 15 बटे 8 धन छात्रिक 18 माइनस 2। ऑफ का मतलब मैंने बताया क्या, गुणा। ठीक, गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए 15 25 जोड़ेंगे 40 बटे 8 धन, अब 18 में से आपका जाएगा 3 दूना 6। ठीक, तो यहाँ से इसको सरल कर देंगे, 5 8 पंचे 40। अब यहाँ गया 5 प्लस 18 माइनस 6। ठीक, तो 8 5 18 5 23 में से 6 गया, आपका कितना आ गया 17। ठीक, तो आपका उत्तर कितना आ गया 17। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप देख रहे हैं पूछा जा रहा है एग्जाम में। अगर आप ये नहीं लगा सकते, सरल नहीं कर सकते तो बेकार है पढ़ना। अब देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन 1 बटे 0.05 ऑफ 2 बटे 5, इसको क्या लिखेंगे हम। अब यहाँ पर 2 जीरो है, इसको हम दशमलव को हटाने के लिए, 2 अंक पर दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणे 100 कर देंगे, आपको जानकारी होगी। तो ऊपर हो जाएगा 100 बटे 5, दशमलव हट जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। ठीक, आप मतलब मैंने बताया गुणा 2 बटे 5। ठीक, तो कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे, नीचे गुणा होगा 5 25 बटे 25, ऊपर होगा 100 दूना 20। ठीक, तो 25 अट्ठे 200, तो आपका उत्तर कितना आ गया 8। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार एक इधर देखिए तीसरा है आपका, सरल करने का याद था। तो अंडर रूट में अंडर रूट 1600 प्लस अंडर रूट 81 है ये। ठीक, तो अब अंडर रूट लगाएंगे और 1600 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा 40, क्योंकि 40 गुणे 40 धन 81 है, 9 81। ठीक, तो जहाँ पर जोड़ा बनता है तो वहाँ पर 1 माना जाता है, तो यही वर्गमूल होता है, आपको पता होगा नियम। अब कितना हो गया 40 आ गया वर्गमूल प्लस 9। अब इसको जोड़ेंगे तो वर्गमूल में 49, अब 49 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ गया 7 सते 49। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप हल करते हैं तो बहुत ही आसानी से उत्तर आ जा रहा है। तो अभी इसके आगे कुछ अलग प्रकार के जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको भी बता रहा हूँ, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये मत सोचिए कि बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन सच में पूछे जा रहे हैं और यही मॉक टेस्ट में भी दिया गया। जब आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यही दिया गया है तो यही पूछा भी जा रहा है। अभी आगे कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन उतने भी हाई नहीं है, बहुत सरल भी हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। पूछा गया था 5 बटे 3 और 27 बटे 40 के व्युत्क्रमों
व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक। व्युत्क्रमों के गुणनफल का व्युत्क्रम बताओ, तो के व्युत्क्रमों के गुणनफल, तो मतलब हम पहले इसको व्युत्क्रम में बदल देते हैं। तो व्युत्क्रम में बदलने के लिए इसको अंश को नीचे कर देते हैं, हर को ऊपर कर देते हैं। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 3/5, और गुणनफल हमको ज्ञात करना है दोनों का, तो गुणे 40/27, ठीक। अब इसको सरल कर लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 करने 3, 3 9 27, 5 से 5 करने 5, 5 8 40, तो कितना आ गया 8/9। फिर क्या पूछा है गुणनफल का व्युत्क्रम बताओ, तो कितना आया 8/9। तो इसको व्युत्क्रम में बदल लीजिए, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 9/8। तो यही हमारा आपका उत्तर हो जाएगा ये। तो चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। यदि x अनुपाते y बराबर 3:2 तो 2x धन 3y बटे 5x धन 7y का मान बताइए, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऊपर का जो पहला समीकरण दिया है इसमें अनुपात दिया है हमको ज्ञात है, तो x का मान 3 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा, ठीक। x का मान 3, y का मान 2, ठीक। यही मान जो है हम समीकरण में रख देते हैं, तो 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 2 बटे 5 गुणे 3 धन 7 गुणे 2, इसी को हल कर ले जाएंगे तो 3 दूना 6 धन 2 तिहाई 6 बटे 5 तिहाई 15 धन 7 दूनी 14, ठीक। तो 12/29 आपका जाएगा, है ना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, छठा है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा गुणनफल 726 है, दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 2:3, ठीक। तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। तो हम मान लेते हैं क्या है, पहली संख्या जो है, पहली संख्या किसको मानते हैं, तो पहली 2:3 का अनुपात है, तो पहली संख्या जो है 2 के अनुपात में, यानी कि 2 के एवरेज में आएगा, तो 2x मान लेते हैं, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 3x, ठीक। इन दोनों का गुणनफल कितना है 726 है, तो प्रश्नानुसार हम दोनों का गुणा कर देते हैं, 2x गुणे 3x बराबर 726, तो कितना होगा 3 दूनी 6x² बराबर 726। अब 6 से काट देते हैं, 6 से 1, अब 6 से इधर काटिए, 6 के 6, इसमें 1 बचा 12 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 के 6, यानी कि 121, यानी कि x² बराबर 121। तो इधर वर्ग इधर जाएगा तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो 121 का वर्गमूल कितना होगा 11, ठीक। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2 और 3 का अनुपात है, तो x का मान हमें ज्ञात हो गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 गुणे 11 बराबर 22 और दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणे 11 बराबर 33। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई 22, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जनरल अवेयरनेस का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि आपको कोई जानकारी मिल रही है अच्छी, तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी ग्रुप डी और सभी कंपटीशन लेवल परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण की एक से एक बढ़कर वीडियो आप वहाँ संजय सर द्वारा पा सकते हैं। जीएस को जो है ट्रिक द्वारा सीख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए वीडियो मिलेगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 20% क्या है कम है, पहली दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। अगर किसी प्रश्न में केवल प्रतिशत हमें ज्ञात है, किसी चीज़ का प्रतिशत ज्ञात है, कोई संख्या ना दिया हो, तो उसमें हम अगर कोई चीज़ मानते हैं तो उसमें 100 मान लिया जाए, क्योंकि 100 हम प्रतिशत में हमेशा निकालते हैं। तो अगर हम प्रतिशत में मानते हैं तो आसान हो जाता है प्रश्न हल करने में, ठीक। तो दो संख्याओं के बारे में हमें ज्ञात है कि वो तीसरी संख्या से 30 व 20% कम है, तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या को। माना तीसरी संख्या बराबर क्या 100, ठीक, 100 मान लिया। अब क्या है कि पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% कम है, तो अगर हम 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 30 ही आएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी कितना 30 आया 30%,
तो 100 में से 30 घटा देंगे कितना आएगा 70, यानी कि हमें पहली संख्या ज्ञात हो गई कितना 70। अब दूसरी संख्या कितनी है 20% कम है, तो 100 का 20% क्या होगा 20 ही होगा। तो 100 में से 20 घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी 80 मालूम हो गई। अब पहली दो संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो पहली संख्या 70 है, दूसरी 80 है, तो अनुपात आपका हो जाएगा अनुपात बराबर 70/80, 0 से 0 कैंसिल, आपका उत्तर कितना आ गया 7/8, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ऐसे हल करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 8वां, दिया है x धन y बराबर 5, x y बराबर 18, तो x की 3 धन y की 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि x की 3 धन y की 3 का एक फार्मूला है त्रिकोणमिति में x धन y और एक कोष्ठक में x स्क्वायर धन y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, ये जो है फार्मूला है इसका। अगर यहाँ पर x की 3 माइनस y की 3 होता तो वही चिन्ह बदलता है, यहाँ पर माइनस हो जाता और ये चिन्ह प्लस हो जाता है फार्मूले में, आपको पता होगा। तो इसी फार्मूले में हम रख देते हैं x धन y का मान ज्ञात है, x y का मान ज्ञात है, तो मान रखिए इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 5। अब इसके स्थान पर हमें नहीं ज्ञात है मान x धन y, x स्क्वायर धन y स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना है 18। ठीक, अब आपको पता होगा कि x धन, एक सेकेंड आपको बता दें कि x धन y का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2xy। ठीक, तो हमें यही मान चाहिए, तो इसको हम पक्षांतर इधर कर देंगे, तो x धन y का होल स्क्वायर माइनस 2xy बराबर x स्क्वायर धन y स्क्वायर। ठीक, इसका मान हमें यहाँ मिल गया, यानी कि अब हमें इसका मान भी ज्ञात है, इसका भी मान ज्ञात है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसके स्थान पर x धन y का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 18। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, हल कर लेते हैं। 5 इसका मान रख देते हैं कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 18 माइनस 18। ठीक, अब इसको हल करिए, 25 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 18 दूनी 36 माइनस 18। ठीक, तो इसको हल कर लीजिए, और 18 36 कितना है 54, तो 5 इधर 25 माइनस 54, और अब इसको और हल करिए, माइनस में से इसको घटा देंगे, माइनस 54 में से प्लस 25 घट जाएगा, ये प्लस में है, तो कितना हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पर 2 और इधर आपका कितना है 5। ठीक, तो 9 × 5 = 45, कितना बचा 4 और 5 दूनी 10, 10 × 4 = 14। ये कितना माइनस में आया है, तो ये माइनस में आ जाएगा आपका, यानी कि माइनस 145 आपका क्या आ गया उत्तर। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से हल कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन आया, इतना सरल क्वेश्चन आया है, कक्षा 8 और 7 के क्वेश्चन आए हुए हैं, गुणनखंड आए हुए, माध्यिका निकालना, ये तो आप कक्षा 7 8 में पढ़े हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, अगर आपको तरीका नहीं मालूम है तो एक बार देख लीजिए, शायद तुरंत आपको मालूम हो जाए। ये परीक्षाओं में यही सब क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, मैंने देखा 27 28 29 तारीख को जो है 28 29 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए। तो आगे देखते हैं, 9वां है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x धन 18 के गुणनखंड बताइए। तो क्या बताइए क्या करना है, 9 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 9 आए, तो क्या हो जाएगा आपका। तो अगर हम करते हैं 9 1 के 9 नहीं आएगा, यानी कि अगर हम 9 दूना 18 करते हैं तो नहीं आएगा, घटाने पर भी 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम 6 तिरिक 18, तो अगर हम दोनों को माइनस कर देते हैं तो गुणा करने पर 18 आ जाएगा प्लस में, और दोनों माइनस आता है जुड़ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x धन 18। अब x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो x माइनस 6 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6। अब यहाँ पर 2 हो गया 2 बार, तो इसको 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6 और ये आपका x माइनस 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा, x माइनस 6 और x माइनस 3। आगे देखिए माध्यिका निकालना आया है, तो माध्यिका निकालते वक्त हम क्या करते हैं, पहले उनको या तो अवरोही क्रम में कर लेते हैं या तो आरोही क्रम में कर लेते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो चलो हम इसको आरोही क्रम में कर लेते हैं पहले संख्या को। तो क्या दिया है 5 3 24 18 35 16 आंकड़ों की माध्यिका बताइए, ऐसा प्रश्न आया था। तो पहले इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या है 3 है, फिर क्या है 5 है,
फिर क्या है आपका 16 है, 18 है, 24 है, 35 है। ठीक, माध्य का मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ से सबसे बीच में वही माध्य का होता है। तो अगर विषम संख्या रहता है तो जैसे अगर 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं, 5 क्या है, विषम संख्या है, तो 2 इधर से काट देते हैं, 2 इधर से, बीच में क्या बचा, 3, यही आपका उत्तर हो जाता है। लेकिन अगर ये कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 सम संख्या है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो 2 इधर से आप हटा दीजिए, 2 इधर से, बीच में क्या बचा, 2, इन्हीं दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। ठीक, तो 8 6 14 और 1 1 2 और 1 3 भागे 2, यानी कि आपका उत्तर 17 दूनी 34। आपका उत्तर कितना आ गया, 17 ही आपका उत्तर हो गया। ठीक, आगे देखिए एक त्रिकोणमिति का क्या है, इसको आया था तो 11वां क्वेश्चन क्या है, यदि 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा धन 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sin थीटा हो तो थीटा का मान बताइए। ठीक, आप लोगों ने कक्षा 8 9 में एक सूत्र पढ़ा होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर काट स्क्वायर थीटा को इधर लेते आते हैं, यानी कि जो ये मान दिया हुआ है, ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इतने का मान क्या हो गया, 1। ठीक, तो इधर हो गया 1/1 धन, और आगे आपने सूत्र पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan को इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक, तो फिर 1/1 बराबर 2 sin थीटा। ठीक, तो 1 धन 1, नीचे 1 है, सब हटा दो, 1 1 हो गया, तो यानी कि 2 बराबर 2 sin थीटा। तो sin थीटा बराबर 2 से 2 कट गया 1, तो साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान जो है 1 होता है, तो साइन 90 अंश, यानी कि थीटा इक्वल आपका हो जाएगा 90 अंश। साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2 होता है, 45 अंश का मान 1/√2 होता है। ऐसे ही सभी मानों को आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है, उनको भी हल कर लेते हैं और आपको तरीका भी पता चलता है। तो बोर मत होइए, एक बार पूरा जरूर देखिए वीडियो और शेयर भी करिए सभी लोगों के पास। मैं छोटा चैनल वाला हूं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जितना भी बताऊंगा बहुत बेहतरीन बताऊंगा। आप बड़े चैनलों पर जाते हैं, देखते हैं लाइव करके लोग पढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते भी हैं वो लोग। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। बराबर देखते हैं क्वेश्चन मैथ का। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 625 व 250 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो कितना 625, जब छोटी संख्या की बात करें तो हम याद रखें हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम, और जब बड़ी से संख्या की बात करें, बड़ी से बड़ी, तो एचसीएफ निकालते हैं। क्या, एचसीएफ। ठीक, तो एलसीएम मतलब लासा। तो आप 625 और 250 का फटाफट क्या निकाल लीजिए, लासा निकाल लीजिए। ठीक, चलिए इसको कितने से काटेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 1 के 5, यहाँ बचा 1 12 5 10 पंचम 25 और पंचम 25 यानी 50 आ गया। फिर 5 से काट दीजिए, 25 25 125 और इधर 10 25 50। फिर 5 से काट दिए, पंचम 25 5 दूनी 10। ठीक, तो 25 आ गया, यानी कि पंचम 25 25 तियाँ 75 25 25 125। ठीक, तो अब इनका गुणा कर लीजिए। ठीक, कितना कितना आ गया, इसका मान 125 आ गया। ठीक, 125 और इसका मान गुणे 10, यानी कितना आ गया, 1250 आपका उत्तर आ गया। यानी कि 1250 वही संख्या होगी जो 625 और 250 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं और आएंगे भी, क्योंकि मॉक टेस्ट में दिया हुआ है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 शिक्षा पर, 1/3 भोजन पर वह शेष बचत करता है। यदि उसका वेतन जो है 60,000 है तो उसकी मासिक बचत बताओ। ये मासिक वेतन दिया हुआ है, तो वेतन कितना दिया हुआ है, वेतन बराबर 60,000। अब शिक्षा पर कितना खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है वेतन का 1/4, तो 60,000 गुणे 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 4 1 के 4, यहाँ से बचा 2 20 हो गया, तो 4 पंचे 20 और 3 0, यानी कि आपका आ गया कितना, 15,000 रुपया।
ठीक, किस पर खर्चा करता है? शिक्षा पर। अब 1/3 भोजन पर, तो 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 या आपका हो जाएगा कितना? 20,000 रुपये। ठीक, अब इन दोनों को मिलाकर कितना खर्च हुआ शिक्षा और भोजन पर मिलाकर? 15,000 प्लस 20,000। अगर हम इसी में बचत को ऐड कर दें, प्लस बचत बराबर कितना? ये सब मिला के उसके वेतन के बराबर होना चाहिए, आपको भी पता होगा। अगर हम तीनों को पूरा खर्चा उसका मिला देते हैं तो वेतन के बराबर हो जाना चाहिए, तो वेतन के बराबर हो गया। तो 15 और 20 कितना हो गया? 35। तो 35 को इधर ले जाते हैं तो बचत बराबर आ जाएगा कितना? 60,000 माइनस 35,000, कितना हो गया? 60 में से 35 गए 25, तो कितना आ गया उत्तर? 25,000। यानी कि वो 25,000 रुपया जो है हर महीने बचत करता है। तो चलिए आगे कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करते हैं, मॉक टेस्ट में दिया गया था। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कंपटीशन लेवल परीक्षाओं में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से। तो देखिए कैसे, कितने वर्षों में 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 1600 होगी। ठीक, 1600 रुपये, 1,600। तो ब्याज कितना, साधारण ब्याज कितना दिया गया है? साधारण ब्याज बराबर 1600 रुपये हमें पता है, और मूलधन कितना है? मूलधन बराबर 10,000 रुपये। ठीक, और दर कितना दिया गया है? 8% वार्षिक। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है, कितने वर्ष में जो है होगा। तो फार्मूला आपको पता होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है? 1600, मूलधन 10,000 है, और दर हमें ज्ञात है 8, समय को t मान लेते हैं, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल। ठीक, अब हो गया 8 दूनी 16, ये 1 है तो कोई मतलब नहीं हुआ गुणा करने पर, तो t बराबर 2 वर्ष आ गया आपको उत्तर। ठीक, ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। आगे देखिए, दिया है 14वां क्वेश्चन क्या है? 200 व 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 व 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगी? तो हम क्या करते हैं, पहले 3, 4 व 5 का लासा निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो चूंकि ये जो है विभाज्य नहीं होंगी किसी से, सभी जो है अपने आप से केवल विभाज्य हो रही हैं, तो इनका एलसीएम आप निकालेंगे, कितना होगा जानते हैं? 3 गुणे 4 गुणे 5, इनका गुणनफल ही इनका लासा होगा। तो 3 चौक 12 25 60, तो 60 इनका लासा हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है? 200 और 500 के बीच। तो अगर 60 ऐसी संख्या है जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी, लेकिन हमें ज्ञात करना है 200 और 500 के बीच, तो अगर हम 60 गुणे 3 करते हैं तो कितना आता है? 180, यानी 200 से कम है। तो अगर हम इसमें और 60 जोड़ देते हैं 180 में, तो आ जाएगा आपका 240। अब 200 से अधिक है, यानी कि अगर हम 240 से शुरू करते हैं तो 200 से अधिक होगा, जो इतने से पूर्णतः विभाज्य होगा, 3, 4 व 5 से। अब इसमें अगर हम 60 और जोड़ते हैं तो पुनः विभाज्य होगा, है कि नहीं? अगर ये विभाज्य हो रहा है क्योंकि ये 60 का गुणज है, तो 60 का जितना भी गुणज होगा अब वो सब इनसे विभाज्य होगा पूर्णतः। तो 60 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा? 300, और फिर 300 में 60 जोड़ेंगे 360। अब 360 में एक बार फिर 60 जोड़िए तो आ जाएगा आपका 420। 420 में एक बार और जोड़ेंगे 480, लेकिन 480 में अब जोड़ेंगे तो 500 से बाहर चला जाएगा। तो अब यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो कितनी संख्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 5, यानी कि
5 ऐसी संख्याएं हैं 200 और 500 के बीच जो 3, 4 व 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को 84 से विभाजित करने पर 27 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। ठीक, ऐसा प्रश्न तो क्या करते हैं, इसमें हमको भाज्य ज्ञात नहीं है, 84 से भाग देने पर क्या 27 शेष बचता है। तो आपको फार्मूला पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ठीक, तो भाज्य हमें ज्ञात नहीं है, x मान लेते हैं। कितना है भाजक, 84 है, तो कितनी बार भागफल भी नहीं मालूम है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक, एक बार हम भाग दे रहे हैं तो कितना 27। अगर हम इस संख्या में 84 से भाग दे रहे हैं, x में एक बार भाग दे रहे हैं तो कितना शेष फल बच रहा है 27। ठीक, तो कितना हो गया 84 गुणे 1 यानी कि 84 होगा, 27 जोड़ेंगे 7 4 11, 8 2 10 1 11 यानी कि 111 आ गया। ठीक, संख्या क्या आ गई, संख्या हमको मालूम हो गई 111। ठीक, अब क्या कह रहा है, उसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर, अब इसी को 6 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ गया 6 1 के 6, इसमें से बचा 11 में 6 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा क्योंकि 6 दूनी 12 हो जा रहा है, इसमें बचेगा 5 51 हो गया, तो 6 8 48 यानी कि 18 बार गया तो 48 हो गया। तो 6 8 48 यानी कि कितना शेष बचेगा, यहाँ पर 51 होने में 3, अतः 3 शेष बचेगा। अगर आप 111 में 6 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, अतः उत्तर आपका क्या हो गया 3 शेष बचेगा। ठीक, चलिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हर दिन की परीक्षा मिलेगा, गारंटी है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, 40 श्रमिक 100 मीटर लंबी एक सड़क की मरम्मत का कार्य 50 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो क्या दिया है, 40 मजदूर यानी कि 40 आदमी मैन कितने दिन में पूरा करते हैं, 50 दिन में। ठीक, अब पूछ रहा है कि उसी कार्य को 40 दिन में, दिन दे दिया क्या 40 दिन यानी कि 10 दिन और कम लगे तो कितने श्रमिकों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, यानी कि 40 से अधिक कितने और आदमी लगेंगे ताकि 50 दिन की बजाय काम 40 दिन में ही हो जाए। तो ये हमें ज्ञात नहीं है कितने आदमी लगेंगे। ठीक, तो कार्य वही है, कार्य में कोई परिवर्तन नहीं है, कार्य कांस्टेंट है। इसके लिए एक फार्मूला है M1D1 यानी कि आदमियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बटे कार्य होता है W1 पहला कार्य बराबर M2D2 यानी कि जो दूसरा पूछा गया है, दूसरा क्या है 40 है, तो इस जो दूसरी बार दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर रहेगा बटे W2। चूँकि कार्य एक ही है तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक, अब M1 क्या है 40 है, यानी कि पहले आदमियों की संख्या क्या है 40 है, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो रहा है 50 दिन में। ठीक, अब दिन हमें ज्ञात है, D2 हमें ज्ञात है 40, आदमियों की संख्या M2 नहीं ज्ञात है तो ज्ञात हो जाएगी। अब 40 से 40 कट गया यानी कि M2 बराबर 50 आ गया, यानी कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी 50 आदमी अगर लग जाए तो 40 दिन में कार्य हो जाएगा। लेकिन 40 आदमी पहले से मौजूद हैं, कितने आदमी 40 तो पहले से हमारे पास हैं, तो अब 50 में से हम 40 घटा देंगे तो आपका उत्तर आएगा 10, यानी कि 10 और अगर आदमी आ जाए तो 50 दिन का काम जो है हम 40 दिन में पूरा कर ले जाएंगे। ठीक, ऐसे हल करते हैं इस प्रश्न को। तो चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो जो है बहुत ही सरल हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं करा रहा हूँ। इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन थे मिलते जुलते, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आप लोग देखेंगे नहीं, तो मैंने जो है एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी करा दे रहा हूँ। इसके तरीकों को आप देख लीजिए।
यदि एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, पहली तो बात आप शंकु जानते हैं क्या होता है। शंकु ऐसे होता है, चित्र समझिए इसका। ठीक, नीचे एक वृत्त टाइप का होता है और ऊपर ऐसे बना हुआ होता है। ठीक, इसी को शंकु कहते हैं। ये दोनों तरफ से बराबर होता है। अब यहाँ जो है ये तो मान लीजिए वृत्त हो गया। ठीक, ये हो गया वृत्त का व्यास, ये हो गया शंकु की ऊंचाई केंद्र पर। ठीक, ये हो गई इसकी तिर्यक लंबाई, यल जिसे कहते हैं तिर्यक लंबाई होती है। ठीक, तिर्यक लंबाई, ये हो गई ऊंचाई, ये हो गया इसका पूरा व्यास। ठीक, व्यास, तो व्यास हमें ज्ञात है, कितना दिया हुआ है 6, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 की आधी, r बराबर हो जाएगा 3, यानी कि इतना भाग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए हमारा बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका अंडर में 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपका 4 चौक 16 धन 9, यानी कि 25 का अंडर रूट करेंगे क्या आएगा 5, यानी कि कर्ण हमारा कितना आ गया 5, यानी कि तिर्यक लंबाई आ गई 5 हमारी। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल। पाई जो है, पाई का मान आप जानते हैं, आर मतलब ये और यल मतलब ये, यानी कि तिर्यक लंबाई, आर मतलब त्रिज्या। तो 22/7 गुणे आर का मतलब 3 गुणे 5, इसी को हल कर लीजिए, आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 47.14। तो ये तरीका है। ठीक, अगर जो है हमको ज्ञात है ये चीज़ें। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और रीजनिंग के अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।